चलिए देखिए बाबू, आज हम लोग जो है, ठीक है, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना पढ़ने के बाद जो है आपको क्लास 10th लेसन नंबर 1 से इकोनॉमिक्स से जो है ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसी से आपके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो हमारा सबसे पहला सवाल कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, बी है आपका 4, सी है आपका 6 और डी है आपका 8। तो सेवा क्षेत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक आपको बांटा गया है सरकारी सेवा क्षेत्र, जिसमें आपका पूरा का पूरा सरकारी आपके जो है शामिल रहेंगे, और एक आपको बांटा गया है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र, जिसमें आपका प्राइवेट संस्था रहेगा। तो सेवा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा आपका गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कितने वर्गों में? दो वर्गों में, गैर सरकारी और एक आपका सरकारी। अब देखिए बढ़ते हैं दूसरा सवाल की ओर। कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आपको किस क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। तो देखिए अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्ण रूप से जो है अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा आपको बांटा गया है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा आपको बांटा गया है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलेंगे? कृषि क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है सेवा, बी में दिया गया उद्योग, उद्योग इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, सी में दिया गया है कृषि और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लिख भी दिए हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। तो सही आंसर कितना होगा? बी होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3, कह रहा देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, तो देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 10, बी में है 7, सी में है 15, डी में है 5। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या 7 है। ठीक है, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 जनवरी 2010 में, बी में दिया गया 1 जनवरी 2015 में, सी में दिया गया है 1 जनवरी 2014 में, और डी में दिया गया 1 जनवरी 2005 में। तो देखिए नीति आयोग हमारा भारत में जो आया वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आया। जब जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने, तब हमारा क्या आया? नीति आयोग आया। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, और नीति आयोग जो लागू किया गया वो लागू किया गया 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, पहले हमारा पंचवर्षीय योजना चलता था, लेकिन अब जो है पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग जो है किस प्रधानमंत्री के शासन काल में आया? तो वो आया आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी के शासन में। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था को जो है 3 प्रकार में बांटा गया। पहला आपका है अर्थव्यवस्था के प्रकार में, अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला प्रकार आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो आपको बांटा गया है वो आपको बांटा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा जो आपको बांटा गया वो बांटा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन में है,
और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। समझ बात को? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ होगा आपको? भारत में होगा। अमेरिका में पूछेगा तो क्या होगा? पूंजीवादी। चीन में पूछेगा तो क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अविकसित, बी में दिया गया विकसित, सी में दिया गया अर्थ विकसित और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है उस देश को बोलते हैं विकसित देश। तो करेक्ट आंसर से क्या होगा? बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कौन बीमारू राज्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन हमारा बीमारू राज्य नहीं है? ए में ऑप्शन दिया गया है बिहार, बी में दिया गया मध्य प्रदेश, सी में दिया गया उड़ीसा और डी में दिया गया है कर्नाटक। तो देखिए हमारा बीमारू राज्य कौन कौन है थोड़ा समझ लीजिए। बी मारू, देखिए सबसे पहला बीमारू राज्य हमारा बिहार है, बिहार। एम से आपका हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। ए से आपका हुआ, ए से आपका होगा असम, ठीक है। आर से जो होगा आपको वो होगा राजस्थान, राजस्थान और यू से होगा आपको उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछ दे कि बिहार में जो है कुल बीमारू राज्य की संख्या कितनी है, तो देखिए गिन लीजिए। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 2 2 4 अब 1 5। कुल मिलाकर भारत में बीमारू राज्य की संख्या कितना? 5। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और कौन आपका? उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें बीमारू राज्य नहीं है जो पूछ रहा है, तो बिहार आपका बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, और आपका जो है उड़ीसा भी है, ठीक है। एक उसमें उड़ीसा भी होता है पर इसमें दिया नहीं गया बीमारू में, पर उड़ीसा हमारा जो है बीमारू राज्य है। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक, क्योंकि उड़ीसा भी जो है वो भी काफी ज्यादा क्या है? पिछड़ा राज्य है, सर है। तो उड़ीसा भी हमारा कौन सा राज्य में शामिल होता है? बीमारू राज्य में शामिल है। शामिल कौन नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है, ठीक है। कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, मतलब सबसे पिछड़ा हुआ राज्य। बीमारू का मतलब होता है पिछड़ा हुआ। बिहार तो पिछड़ा है, मध्य प्रदेश भी पिछड़ा है, उड़ीसा भी पिछड़ा है। तो पिछड़ा जो है इनमें सभी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? जब आपको जो है योजना आयोग को क्या किया गया? भंग किया गया, तब कौन सा आयोग बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नीति आयोग, बी में है आपका वित्त आयोग, सी में आपका राज आयोग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए योजना आयोग को भंग करके बनाया गया नीति आयोग, तो 9 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1950, बी में दिया 1951, सी में 1952 और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1952। छोटा डेट के साथ पूछेगा तो 6 अगस्त 1952, ठीक है। योजना आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद का, यहाँ विकास इस प्रकार से होगा, विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1900 कितना में हुआ? 1952 में किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है पंजाब, बी में केरल, सी में बिहार, डी में दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य हमारा जो है वो है बिहार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ए में दिया गया आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी में दिया गया उत्पादन कुशलता पर, सी में दिया गया अधिकतम लाभ अर्जन पर और डी में दिया गया लोक कल्याण पर। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सबसे अधिक बल जो दिया जाता है वो दिया जाता है लोक कल्याण पर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में है राजीव गांधी। तो आपको जो है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? ए में दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है आपका द्वितीयक क्षेत्र, डी में है आपका तृतीयक क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध कौन सा क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से है। अब देखिए बिहार राज्य है, तो बिहार जो है कैसा राज्य है? ऑप्शन ए में दिया गया उद्योग प्रधान, बी में है पशुपालन प्रधान, डी में है, सी में है खनिज प्रधान और डी में है कृषि प्रधान। तो बिहार हमारा जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा डी, कृषि प्रधान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ठीक है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित है। तो भारत की हमारा आर्थिक व्यवस्था जो है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती है? ठीक है, आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीज शामिल होगा? ए में है कृषि, बी में है खनन, सी में है पशुपालन, डी है इनमें सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है इन सारे चीज शामिल होते हैं, कृषि भी, खनन भी, पशुपालन भी। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? ए में दिया गया 140 करोड़, बी में दिया गया है 121 करोड़, सी में दिया गया 90 करोड़ और डी में दिया गया है 150 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी, तो 18 का सही आंसर होगा बी। 19 नंबर सवाल कर आपको कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? ए में निजी लाभ, बी में मूल तंत्र, सी में सामाजिक कल्याण और डी में संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है वो होगा आपको सामाजिक कल्याण, तो 19 का सही आंसर होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा कि ब्रेटलैंड जो है, ठीक है, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है? ए में ऑप्शन दिया गया समावेशिक विकास से, बी में दिया गया आधारभूत संरचना से, सी में दिया गया सतत विकास से और डी में दिया गया आपको आर्थिक विकास से। तो आपका ब्रेटलैंड आपका आयोग जो है संबंधित है, ब्रेटलैंड आयोग जो संबंधित है वो आपका है सतत विकास से। तो इसका सही आंसर कितना होगा? सी हो जाएगा, सतत विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित है? ठीक है, ए में दिया गया सेवा क्षेत्र, बी में आपका औद्योगिक क्षेत्र, सी में आपका कृषि क्षेत्र और डी में आपके इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित आपका जो होगा वो होगा आपको कृषि क्षेत्र होगा, तो 21 का सही आंसर होगा सी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? ए में आपको दिया गया राजेंद्र प्रसाद, बी में आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी में महबूब उल हक और डी में महात्मा गांधी। तो देखिए ये जो कथन जो है वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो 22 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तो देखिए पहला क्षेत्र तो आप जान गए कि कृषि क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है और तीसरा हमारा जो है वह सेवा क्षेत्र है। तो यहाँ विकास का तीसरा क्षेत्र पूछा है तो डायरेक्टली क्या बताएंगे? सेवा क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, भारत में आपका जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, बी में है 15 मार्च 1951, सी में दिया गया 15 अप्रैल 1950 और डी में दिया गया आपको 15 अप्रैल 1951। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950। ठीक है, ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पहली, बी में दिया गया दूसरी, सी में दिया गया तीसरी और डी में दिया गया पांचवी। तो कृषि का विकास करना जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपका होगा पहले पंचवर्षीय योजना का। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा मानव के विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? WTO, WHO, UNDP, ILO। तो हमारा जो है मानव विकास रिपोर्ट का तैयार जो करता है वो करता है UNDP। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 27 कह रहा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए में है मनमोहन सिंह, बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, सी में है इंद्र कुमार गुजराल और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है वो लागू किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब। ठीक है, भारत का पहला जो है मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार किया गया? जब हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ए में है ब्रुटलैंड आयोग, बी में है ब्रिटेन वुड्स कमेटी, सी में है साइमन आयोग और डी में है जेनेवा आयोग। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो प्रस्तुत की है वो की है ब्रुटलैंड आयोग। ठीक है, कौन सा प्रस्तुत किया है? ब्रुटलैंड आयोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ठीक है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ये तो जान गए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब क्या किया था? जारी किया गया था। ऑप्शन ए में मई 2000, बी में अप्रैल 2001, सी में अप्रैल 2002 और डी में अगस्त 2005। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया अप्रैल 2002 में। तो 29 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? ए में है तेंदुलकर समिति, आयोजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। तो देखिए गरीबी रेखा निर्धारण का तैयार करने का मापदंड जो दिया गया वो दिया गया योजना आयोग के द्वारा। किसने दिया था? योजना आयोग ने। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी में है मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग। तो देखिए प्रोफेसर जो है, ठीक है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हमारा जो गठन किया गया वो गठन किया गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है CSO बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछ देगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि खनन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो देखिए कृषि, खनन, पशुपालन, ये तीनों को रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। तो इसमें किसमें शामिल किया जाएगा? कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो आपको पता होना चाहिए कि गांव देहात में सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वो प्रसिद्ध जो होगा कौन सी क्रिया रहेगी प्रमुख? तो होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, कौन सी क्रिया, आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। इसको हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें शामिल क्या क्या रहेगा आपको? पशुपालन, कृषि, ठीक है, और आपको इसके साथ साथ खनन क्रिया भी शामिल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार की? ठीक है, किसने तैयार की? ए में है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो देखिए भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो तैयार की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं UND और कुछ ही आपका P, UNDP। ठीक है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? UNDP। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है क्या कहलाता है? ए में है आपका सतत विकास, बी में है आपका समावेशिक विकास, सी में है आपका आर्थिक विकास और डी है इनमें सभी। तो आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसे हम लोग बोलते हैं समावेशिक विकास। तो 35 का सही आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? गैस और बिजली को ए में आपको दिया गया प्राथमिक क्षेत्र, बी में आपका द्वितीय क्षेत्र, सी में आपका तृतीय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं।
तो गैस और बिजली को किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में रहते हैं। तो 36 का सही आंसर होगा बी। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है, हमारा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आया वो कब से कब तक चला? ए में दिया गया है 1996 से 2002, बी में है 2002 से 2007, सी में है 2007 से 2012 और डी में है 2012 से 2017। तो देखिए हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना चला वो चला 2007 से 2012 तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी होगा। अब कह रहा है कि नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कितना दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? ए में 101 दिन, बी में 100 दिन, डी में 105 दिन, डी में 200 दिन। तो नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को एक साल में लगभग जो है 100 दिनों के लिए जो है रोजगार दी जाती है। और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी जो रखा गया कि जब कोई मजदूर काम करने जाए तो सबसे कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए, तो 120 रुपया रखा गया था। ठीक है, कि नरेगा में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे मिनिमम मजदूरी कितना मिलना चाहिए? 120 रुपया मिलना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी भोजन चाहिए? अगर कोई इंसान गांव में जो है काम कर रहा है तो कितना कैलोरी भोजन चाहिए? ए में दिया गया है 2400, बी में दिया गया 2100, सी में दिया गया 2500 और डी में दिया गया है 2200। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है काम करने के लिए लोगों को मजदूरी चाहिए कितना? 2400 कैलोरी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कितना कैलोरी भोजन चाहिए? ए में है 2400, बी में है 2100, डी सी में 2500 और डी में है 2200। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ग्राम में रह रहा है, गांव में रह रहा है तो उसको चाहिए 2400 कैलोरी, और जो व्यक्ति शहर में रह रहा है उसको चाहिए 2100 कैलोरी। तो 40 का सही आंसर कितना होगा? बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसका कथन है? ठीक है, गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है, एक कथन किनका है? ए में दिया गया है कुजनेट, बी में दिया गया है लेविस, सी में ऑप्शन है आपका मेयर और डी है आपका बराइटसी। तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये कथन किनका है? तो ये कथन आपका कुजनेट का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पूछेगा तो भी 3 गो, अर्थव्यवस्था के प्रकार तो भी कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कर अर्थव्यवस्था की संरचना होती है, अर्थव्यवस्था की संरचना कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, संरचना, क्षेत्र सब कितने? 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? ठीक है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो आंसर कितना सही होगा? 3 होते हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? 3 गो। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बिहार में लगभग कितना प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से कहाँ है? नीचे है। ए में है 10%, बी में आपका 60%, डी में आपका, सी में 33% और डी में आपका 42%। तो बिहार में लगभग कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? तो आपका सही आंसर कितना होगा? 42% होगा। तो 45 का सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ए में आपका SIDBI, बी में आपका CEBI, सी में आपका RBI और डी में स्टॉक एक्सचेंज। देखिए कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था SIDBI, बी में SBI, SEBI, सी में RBI, डी में स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो होती है वो होती है SEBI। तो 46 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए 47 कह रहा योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। ए में है आपका 7, बी में है आपका 8, सी में आपका 9 और डी में आपका 10। तो योजना आयोग के सदस्य की संख्या जो होती है वो होता है 8। तो 47 का सही आंसर कितना होगा? बी होगा। अब देखिए 48 कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, इनमें सभी। तो देखिए एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है इन तीनों से होता है, प्राकृतिक संसाधन से भी, भौतिक संसाधन से भी और मानवीय संसाधन से भी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य जो होता है वो होता है आपका जीविकोपार्जन। 49 का सही आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50
कह रहा कि प्रथम पंचवर्ष योजना की अवधि क्या है, मतलब पहली पंचवर्ष योजना। ए में दिया गया है 1950 से 1955, बी में है 1951 से 1956, सी में है आपका 2007 से 2012 और डी में आपका 2012 से 2017। तो प्रथम पंचवर्ष योजना की अवधि जो है वो आपका होगा 1951 से लेकर 1956 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण है, डेयरी विकास है, सतत विकास है, ठीक है, आपका जो आर्थिक विकास है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका डेयरी विकास है। तो 51 का सही आंसर होगा बी। देखिए अब 52 नंबर सवाल, कह रहा मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? ए में भारत, बी में चीन, सी में जर्मनी और डी में नॉर्वे। तो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो आपका नॉर्वे का है। तो सही आंसर होगा डी। 53 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचकांक नहीं है? इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? ए में आपका राष्ट्रीय आय, बी में जीवन प्रत्याशा, सी में शिक्षा और डी में जीवन स्तर। तो देखिए मानव विकास सूचकांक के सूचक होते हैं 3 गो। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के सूचक कितने? 3। पहला आपका होता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है जीवन स्तर। इसमें पूछा कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो होगा आपको राष्ट्रीय आय। तो 53 का सही आंसर होगा ए। 54 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आधारभूत संरचना का अंग नहीं है? ए में दिया गया ऊर्जा, बी में आपका शिक्षा, सी में आपका यातायात और डी में है संचार। ठीक है, तो निम्न में से जो है कौन आपका जो है, देखिए सवाल आपको कह रहा है कि निम्न में कौन आधारभूत संरचना का अंग है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है गैर आधारभूत संरचना का अंग है? ए में दिया गया है ऊर्जा, बी में है शिक्षा, डी में है, सी में है यातायात और डी में है संचार। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो होगा वो आपका होगा शिक्षा। इसका सही आंसर होगा बी। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है तो कौन आपका होगा? शिक्षा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, मतलब बिहार किस कारण से पिछड़ा है? ए में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी में आपका बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और सूखा होगा, सूखा का प्रकोप और डी में है इनमें सभी। तो देखिए बिहार जो पिछड़ा हुआ है इन तीनों कारणों से पिछड़ा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से भी, कृषि पर अत्यधिक जनभार के कारण, ज्यादा जनसंख्या बढ़ा रहा उसके कारण भी, बाढ़ एवं सूखा के कारण भी। इसमें सही आंसर होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ठीक है, आपको बोनस जो है भुगतान अधिनियम कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत बना? ए में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी में है तृतीय पंचवर्षीय योजना और डी में है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो बोनस भुगतान जो अधिनियम जो बना वो बना आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो 56 का सही आंसर होगा सी। 57 कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है वो आपका है दीर्घकाल से संबंध है। तो 57 को होगा बी। देखिए 58 नंबर सवाल, कह रहा कि आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आर्थिक विकास संबंधित जो है वो आपका दोनों से है। ठीक है, परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी। तो 58 का सही आंसर कितना होगा? सी होगा। अब देखिए आगे आपको पंचवर्षीय योजना आप दे दिए बाबू, इससे आपका एक ना एक सवाल पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 11वीं कब से कब तक चला, 7वीं कब से कब तक चला, सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन है? तो देखिए सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना पंचमी पंचवर्षीय योजना है। पांचवा जो है वो सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना चलता है 5 साल, लेकिन जो है पश्चिमी पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए चला, 1974 से चला 1978 तक। ठीक है, तो
तो सबसे छोटी पंचवर्ष योजना, पांचवी पंचवर्ष योजना। हम सबका काल लिख दिए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्ष योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्ष योजना 1956 से 1961, तृतीय पंचवर्ष योजना 1961 से 1966 और चतुर्थ पंचवर्ष योजना 1969 से 1974। अब देखिए पांचवा पंचवर्ष योजना सबसे छोटा है, देख रहे हैं, पंचमी पंचवर्ष योजना सबसे छोटा है, 4 साल तक चला था ये, 1974 से 1900 कितना तक, 78 तक। फिर आपका स्टार्ट हुआ षष्ठी, वो स्टार्ट हुआ 1980 से, इसके बाद सब लगातार चला 1980 से 85, 85 से 90, ठीक है। तो षष्ठी पंचवर्ष योजना चला 1980 से 1985, सातवीं जो चला 1985 से 1990, ठीक है। अष्टमी पंच और अष्टमी पंचवर्ष योजना चला 1992 से 1997, नौवीं चला 1997 से 2002, ठीक है, और 10वीं चला 2002 से 2007। इसके बाद एक और चला था 11वीं पंचवर्ष योजना, ठीक है, वो आपका चला 2007 से 2012 तक। इसके बाद हमारा आ गया नीति आयोग 2015 में, 1 जनवरी 2000 कितना 15 में। चलिए आपका इतना आप ऑब्जेक्टिव जो है याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो है लेसन नंबर 2 जो है इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव जो है अगले क्लास में करेंगे।